वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं सबसे पहले वो प्रश्न लेने वाली हूँ जिनमें कोई ना कोई करेक्शन है। तो 302nd क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें कन्फ्यूज़न रहा। स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला है लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। सेकंड है लोकपाल के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसमें बताना है कौन से कथन सही दिए गए हैं, और मैंने इसमें बोला था कि पहला कथन सही जबकि ये गलत होगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लोकपाल में एक अध्यक्ष और उनके साथ अधिकतम 8 सदस्य हैं, तो ये गलत है। अधिकतम 5 सदस्य होते हैं दिया गया, इसलिए स्टेटमेंट पहला जो इनकरेक्ट है। और लोकपाल के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, सही है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हम लोग करेक्ट करने वाले हैं वो है सी। केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट दिया गया है। 114 क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात डायरेक्ट डेमोक्रेसी के संबंध में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, गलत कथन का चयन करना है पूछा गया है। तो पहला कथन है यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते हैं। बी ऑप्शन है भारत में ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जा सकता है। सी है उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही गलत दिए गए हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि जो सरकार का एक रूप है दिया गया जिसमें सभी नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। और ऑप्शन बी है जो ग्राम पंचायतें हैं भारत में वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होगी, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट किया गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 378 क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए करेक्शन है। निम्नलिखित कथनों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहली है जो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल करना। सेकंड है नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना। थर्ड है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और फोर्थ है लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर देना। यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है कि जो फोर्थ ऑप्शन है उसको यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। चलिए देख लेते हैं। जो सिंधी भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, और डेट याद कर लीजिए ये हुआ था 1967 में। तो पहले की डेट हो गई 1967। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 1 दिसंबर 1963 को। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसकी भी डेट याद कर लीजिए 1978 में। डेट थर्ड का हो जाएगा 1978।
और जो लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, ये हुआ था 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए 1972 में। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देंगे। सबसे पहले नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है ना 1963 में, तो हो जाएगा 2 के बाद देखिए 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, 2 के बाद 1 हो जाएगा 2-1। उसके बाद 1972 में जो लोकसभा की सीटों को 525 से 545 किया गया, 2143 राइट आंसर है 2143। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब आज की क्लास के आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 381 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? ऑप्शन ए युक्ति युक्तता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है विधि का शासन, ऑप्शन सी है समाजवादी राज्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो समाजवादी राज्य है या सोशलिस्ट स्टेट है ये मूल ढांचे का भाग नहीं है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 383 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 137, ऑप्शन बी है 129, ऑप्शन सी आर्टिकल 132 या ऑप्शन डी आर्टिकल 139। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 129। ये सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। इसके अलावा और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। जो आर्टिकल 132 है, इसके अनुसार कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता दी गई है। आर्टिकल 137 में याद कर लीजिए, निर्णयों या फिर आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त ये दिया गया है। और आर्टिकल 139 में जो उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है वो दिया गया है। 384 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वरीयता क्रम क्या है? पहला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सेकंड है भूतपूर्व राष्ट्रपति, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश और फोर्थ है राज्यसभा के उपसभापति। इनको अरेंज करना है इनके वरीयता के क्रम में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हें देख करके सही उत्तर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष और इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति। 2314 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 385 क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी है ए और सी अर्थात राष्ट्रपति और राज्यपाल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। 386 क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और ना ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है महान्यायवादी, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा महासचिव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। 387 क्वेश्चन है, 1923 में गठित स्वराज्य पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है CR दास, ऑप्शन सी है विट्ठल भाई पटेल और ऑप्शन डी है श्रीनिवास अयंगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ये प्रथम महासचिव थे स्वराज पार्टी के। 388 क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए है पार्ट 4, ऑप्शन बी है पार्ट 5, ऑप्शन सी है पार्ट 6 और ऑप्शन डी है पार्ट 7। राइट आंसर आप चूज़ करेंगे ऑप्शन बी पार्ट 5 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंधित जो उपबंध हैं वो इसमें दिए गए हैं, अर्थात कैग से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 5 में दिए गए हैं। जबकि पार्ट 4 रिलेटेड है DPSPs अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। पार्ट 6 की बात की जाए इसमें राज्य सरकारें दी गई हैं।
पार्ट 7 को निरस्त कर दिया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन बी राइट है। 389 क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स में, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटी अर्थात मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी परिवार नियोजन और ऑप्शन डी है जन स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जन स्वास्थ्य। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये शिक्षा, वन, परिवार नियोजन ये सारे के सारे समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि जन स्वास्थ्य या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ ये आती है राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3 या फिर ऑप्शन डी है 3/4। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2/3। 392 क्वेश्चन है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती? ऑप्शन ए है 1/4 से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं, ऑप्शन सी है 2/3 से नहीं और ऑप्शन डी 3/4 से अधिक नहीं। इसका सही उत्तर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 393 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। 394 क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है प्राक्कलन समिति को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 395 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 53, ऑप्शन बी आर्टिकल 54, ऑप्शन सी आर्टिकल 74 और ऑप्शन डी आर्टिकल 75। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी के आप देख लीजिए आर्टिकल जो दिए गए इसमें आर्टिकल 53, 54 और 74 है। तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ऐसा बताया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और आर्टिकल 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने समझाए और आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस जिनमें भी कंफ्यूजन थी उन्हें मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की। और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगली क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। आपके सभी कमेंट्स की कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई ज़रूर करूँ, जल्द से जल्द करूँ। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप परेशान बिल्कुल मत होइए, जो भी आप भेजते हैं मैं देखती हूँ और वो आगे उनके करेक्शन ज़रूर होंगे। या जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी मैं कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द समझा सकूँ। अगर कोई भी आपको सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम है या आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। अपने रिव्यू भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अगला जो सेशन करूँगी एक लाइव सेशन करूँगी जिसमें आपके अगर कोई डाउट है, कोई सुझाव है या फिर आप कोई और क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शेड्यूल चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं आप लाइव सेशन में जुड़ करके उन्हें क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनके PDF नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या कोई और पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप्स एंड कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे कॉल मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल पा करके अच्छे से सिलेक्शन लिया जा सकता है और ठीक ठाक समय है अभी भी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ठीक ठाक समय अभी दीजिए प्रिपरेशन के लिए और टाइम टेबल अपना ज़रूर बना लीजिए, शेड्यूल रेडी कर लीजिए जिससे आपको पढ़ने में बेहतर रहे।
जिस भी चैनल पर जैसे भी आप कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, समझ आ रहा है, SCS के उन सारे चैनल से आप हेल्प ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे, वही कंटेंट फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। धन्यवाद।